नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, हम अध्याय 8 को कवर कर रहे थे, जिसमें उत्तराखंड की मिट्टी, यहाँ की कृषि, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था, उनको हम कवर करेंगे। उत्तराखंड की प्रमुख फसलों को देखेंगे। लास्ट वीडियो में परीक्षा वाणी की हमने उत्तराखंड की मिट्टियों के बारे में बात करी थी। किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्या उनकी विशेषता है, कहाँ पाई जाती है, वो सब हमने देखा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त। ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक जितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं, यहाँ से आपसे सवाल हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। कौन सा भूमि बंदोबस्त कब हुआ, किसने किया, क्या व्यवस्था थी, वो सब पूछा जाता है। तो आज हम ब्रिटिश काल से अभी तक के जितने भूमि बंदोबस्त हुए उनको देखेंगे। टिहरी रियासत में जो भूमि बंदोबस्त हुए उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में अंग्रेजों से पहले गोरखाओं का शासन था, गोरखाओं से पहले चंद राजाओं का शासन था। चंद काल में भी भूमि बंदोबस्त हुए, गोरखा काल में भी भूमि बंदोबस्त हुए। ठीक है, जो वो सारे भूमि बंदोबस्त थे वे मनुस्मृति पर आधारित थे। पहली बार विधिवत तरीके से जो भूमि बंदोबस्त शुरू करवाए उत्तराखंड में, वो अंग्रेजों ने करवाए। ब्रिटिश काल में हुए थे। ब्रिटिश काल से लेकर अब तक गढ़वाल में कितने भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं? गढ़वाल इसीलिए क्योंकि जो 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था ब्रिटिश काल का, वो केवल गढ़वाल में हुआ। कुमाऊं में 11 हुए थे। ओवरऑल अभी तक आजादी के बाद केवल एक भूमि बंदोबस्त हुआ, 12वां। तो ब्रिटिश काल से लेकर अब तक उत्तराखंड में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। इनमें से 11 भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा और एक भूमि बंदोबस्त यूपी सरकार के द्वारा करवाया गया। ब्रिटिश काल से पहले जो भी भूमि बंदोबस्त हुए वो किस पर आधारित थे? मनुस्मृति पर आधारित थे। ये पेपर में सवाल बन सकता है। अंग्रेजों से ठीक पहले 1812 में गोरखाओं ने भी भूमि बंदोबस्त करवाया था। अंग्रेजों का जो पहला भूमि बंदोबस्त था, जो वो 1815 में करवाते हैं, वो इसी 1812 के गोरखाकालीन बंदोबस्त के आंकड़ों पर आधारित था। गोरखाओं ने और भी बंदोबस्त करवाए थे। सबसे पहले 1791 में सुब्बा जोगामल ने करवाया था, लेकिन अंग्रेजों से ठीक पहले गोरखाओं ने किस वर्ष करवाया? 1812। और इसी पर आधारित था अंग्रेजों का पहला भूमि बंदोबस्त। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब शुरू करते हैं उत्तराखंड के सभी जो भूमि बंदोबस्त हैं उनसे रिलेटेड तथ्यों के बारे में। सबसे पहला है हमारा पहला बंदोबस्त। पहला बंदोबस्त 1815 से 1816 के दौरान इसे माना जाता है। 1815 को गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में यह बंदोबस्त हुआ और गढ़वाल में ट्रेल के नेतृत्व में यह बंदोबस्त किया गया। यानी आधे हिस्से में इसे कौन करता है? कुमाऊं कमिश्नर यानी कि गार्डनर, और आधे हिस्से में इसे जो उसका सहायक कमिश्नर था ट्रेल, वो करता है। ठीक है, यह गोरखा बंदोबस्त के आंकड़ों पर आधारित था। ठीक है, सवाल ऐसे आ जाएगा कि ब्रिटिश काल का कौन सा बंदोबस्त गोरखा काल के आंकड़ों पर बेस्ड था? पहला बंदोबस्त। पहला बंदोबस्त केवल परगना स्तर पर किया गया था। परगना स्तर पर किया गया था केवल जो पहला वाला बंदोबस्त था। ठीक है, इससे ध्यान रखना। क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है, तो आपको दे देगा कि गढ़वाल में ट्रेल ने किया पहला वाला, कुमाऊं में गार्डनर ने किया, सही है। गोरखा के आंकड़ों पर आधारित था, ये भी सही है। केवल परगना स्तर पे हुआ। हर गांव की माप जो नहीं करी गई, हर गांव की माप यहाँ पे नहीं ली गई, हर गांव में जाकर के सर्वे नहीं किया गया, केवल परगने दर परगने लगान को निर्धारित किया गया। ठीक है, ये था पहला बंदोबस्त। इसके बाद है दूसरा बंदोबस्त। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1817 में विलियम ट्रेल ने करवाया था। ठीक है, यह हुआ विलियम ट्रेल के काल में। अब यहां से 1833 तक जितने भूमि बंदोबस्त होंगे वो सब विलियम ट्रेल करवाएगा। ठीक है, इस बंदोबस्त में हर ग्राम का क्षेत्रफल आंकना आवश्यक समझा गया। पहला वाला बंदोबस्त केवल परगना स्तर पे हुआ था कि हर परगने के बारे में डिसाइड कर लिया गया कि इसका एरिया इतना होगा, अब नाप लीजिए, आप उसके हिसाब से लगान डिसाइड कर दीजिए। इस वाले में कहा गया कि हर परगने के अंदर हर गांव का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, उस आधार पे टैक्स को निर्धारित करना होगा।
इसीलिए इस भूमि बंदोबस्त में गांव को आधार बनाया गया। तो पहला भूमि बंदोबस्त परगना स्तर पे था, दूसरा भूमि बंदोबस्त में गांव को आधार बनाया गया। सवाल बन जाएगा, किस भूमि बंदोबस्त में गांव को भी आधार बनाया गया? दूसरा भूमि बंदोबस्त। ठीक है, इसी बंदोबस्त के दौरान मालगुजारों और थोकदारों की नियुक्ति की गई, क्योंकि पहले आपने ओवरऑल हर गांव से निर्धारित कर दिया था। अब आप पर्टिकुलर गांव में चले गए तो आपको हर गांव से राजस्व वसूली के लिए अलग अलग अधिकारियों की ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए थोकदारों की, मालगुजारों की नियुक्ति करी गई। इसी बंदोबस्त के द्वारा गांव में प्रधान व्यवस्था को शुरू किया गया कि हर गांव से राजस्व जमा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रधान की होगी। वो फिर थोकदारों को, सयानों को या जो मालगुजार थे उनको दे देगा। इस बंदोबस्त की बढ़ी हुई आय को ध्यान में रखते हुए ट्रेल ने 1819 में पटवारी के पद सृजित किए थे। पटवारियों के पद भी सृजित किए थे विलियम ट्रेल ने इसी भूमि बंदोबस्त के दौरान। जब आय लगातार बढ़ी, उसी के बाद उसने पटवारियों को नियुक्त करने की शुरुआत करी। ठीक है, ताकि वो निरीक्षण कर सकें, अपने पास पूरा हिसाब किताब गांव के राजस्वों का रख सकें, गांव में जाकर के भूमि माप कर सकें। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा बंदोबस्त। तीसरा बंदोबस्त 1818 में हुआ। इसे भी विलियम ट्रेल ने किया था। देखिए, पहला बंदोबस्त जब 1815 में हुआ, 16 तक वो चला, वो 1 साल के लिए था। फिर 1817 में हुआ, वो भी 1 साल के लिए था। अब जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि भूमि बंदोबस्त हर साल हमें ना करना पड़े, लंबे सालों के लिए किया जाए, लंबी अवधि के लिए किया जाए। तो वो शुरुआत में ही 5 से 10 साल की अवधि चाहते थे, लेकिन उसका विरोध किया गया, तो फिर वो 3 साल पर आ गए। अब 1818 का ये जो बंदोबस्त हुआ, ये 3 साल के लिए किया गया। ठीक है, 1818 के लिए, 19 के लिए और 20 के लिए। इसे विलियम ट्रेल ने किया था। ये 3 वर्ष के लिए था, यानी पहला 3 साला बंदोबस्त कब हुआ? 1818 में विलियम ट्रेल ने। तीसरा बंदोबस्त था। ठीक है, यह बंदोबस्त भोटिया इलाकों को छोड़कर सभी स्थानों में करवाया गया। जो भोटिया जनजाति के परगने थे, उन इलाकों को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में तीसरा बंदोबस्त हुआ था। कथन वाले में बन जाएगा कि क्या यह कथन सही है? तो यह आपका बिल्कुल सही है। इस बंदोबस्त में हर गांव के लिए मालगुजारी नियत की गई, यानी हर गांव से पर्टिकुलर कितना राजस्व आएगा वो इसके तहत निर्धारित कर दिया गया। तीसरा बंदोबस्त। इसके बाद है चौथा भूमि बंदोबस्त। इस भूमि बंदोबस्त में कृषि भूमि की पैमाइश नहीं करी गई, बल्कि बोए गए बीज के आधार पर आंकड़ों को निर्धारित किया गया। यानी भूमि को नहीं मापा गया, उस भूमि पर कितने बीज बोए जा सकते हैं उसको मापा गया। 20 नाली बीज जिस भूमि पर बोया जा सकता था उसे बीसी कहा गया। यानी ऐसी भूमि जिस पर 20 नाली बीज आप बो सकते हैं उस भूमि को बीसी कहा गया, और उसी आधार पर बाकी भूमियों को मापा गया। जैसे जिस भूमि पर 40 नाली अनाज या बीज बोया जा सके उसे 2 बीसी कहा गया, ऐसे ही 3 बीसी, 4 बीसी, ऐसे ही भूमि को मापा गया। तो चौथे बंदोबस्त में बीसी को ही मापन का पैमाना बनाया गया। सवाल बन जाएगा कि किस भूमि बंदोबस्त में भूमि की पैमाइश नहीं की गई, बल्कि बोए गए बीज के आधार पर लगा निर्धारण हुआ था, वो था चौथा बंदोबस्त। ठीक है, बोए गए बीज के आधार पर डिसाइड किया गया। गांव की सीमाओं को थोकदारों और मालगुजारों की सूचना के आधार पर लिपिबद्ध करवाया गया। दूसरे और तीसरे में गांव के ऊपर फोकस किया गया था। आंकड़े निर्धारित जरूर किए गए थे, मपाई वहां पर की गई, लेकिन उनको लिखने का काम, कानूनी रूप से लिपिबद्ध करने का काम नहीं हुआ था। हर गांव की सीमा को लिपिबद्ध करने का जो काम किया गया वो चौथे बंदोबस्त में किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त। यह था 1823 का विलियम ट्रेल का बंदोबस्त। यह बंदोबस्त पंचसाला था, यानी 5 साल के लिए इसे किया गया था। पहला पंचसाला बंदोबस्त था ये, जो विलियम ट्रेल ने किया और 1823 में हुआ। ओवरऑल 5वां था। देखिए, पहला 3 साला पूछेगा तो ओवरऑल वो तीसरा वाला था। चौथा बंदोबस्त भी 3 साल के लिए था। 5वां बंदोबस्त ये 5 साल के लिए था। पहला पंचसाला बंदोबस्त। जब विलियम ट्रेल ने 1823 में ये वाला बंदोबस्त किया, उस समय जो विक्रम संवत चल रहा था वो 1880 चल रहा था। इसीलिए ट्रेल के इस बंदोबस्त को, 5वें बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। सवाल आता है, 80 साला बंदोबस्त किसने करवाया? विलियम ट्रेल ने करवाया।
इसके माध्यम से भूमि को भी लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया। चौथे में गांव की सीमाओं को डिसाइड करने का काम किया गया, उनको लिपिबद्ध कर दिया जाए, लिखित रूप में उनको रख दिया जाए। पांचवें में यह कहा गया कि भूमियों के आंकड़े भी, कि किसके पास कितनी भूमि है, किस गांव में किस व्यक्ति के पास किस तरह की भूमि है, उन सब का एक लिखित विवरण होना चाहिए। तो भूमि को लिपिबद्ध करने का प्रयास पांचवें बंदोबस्त में किया गया। इसमें गांव में जाकर भूमि की नाप जोख सीमा का निर्धारण किया जाता था। यह पहला अवसर था कि लगान का लेखा लिखा गया, पूरा हिसाब किताब लिखा गया, किस गांव में कितने लोग हैं, उनके पास किस तरह की कैसी भूमि है, कितनी भूमि है, उस आधार पर लगान को डिसाइड किया गया पूरे गांव के लिए। ठीक है, तो भूमि को लिपिबद्ध करने का प्रयास कौन से बंदोबस्त में हुआ? पांचवा। किस बंदोबस्त में पहली बार लगान का लेखा लिखा गया, पूरा हिसाब किताब लिखा गया? पांचवा। ठीक है, इसके बाद आता है छठा बंदोबस्त। इस बंदोबस्त को एक तरमीम बंदोबस्त यानी दुरुस्ती बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। यह 1828 में हुआ, कुछ जगहों पर 1829 भी दिया गया है, दोनों आपने ध्यान रखना है, पहला रेफरेंस 28 को देना है। यह बंदोबस्त जो है छठवां वाला, जो 80 साला बंदोबस्त था, जो 5 साल के लिए लागू किया गया था, उसकी कमियों को दूर करते हुए और जो भूमि के रिकॉर्ड इन्होंने लिखे थे उनमें अगर कोई गलतियां थी उनको सुधारने के लिए किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली जो लिखित रिकॉर्ड है उसको सुधारने के लिए या उनमें अगर कोई बदलाव करना हो तो उसके लिए यह बंदोबस्त किया गया। तो किस बंदोबस्त को एक दुरुस्ती बंदोबस्त यानी सुधारात्मक बंदोबस्त या तरमीम बंदोबस्त कहते हैं? ये कहते हैं छठवां बंदोबस्त। तरमीम का अर्थ होता है संशोधन या सुधार। ठीक है, इसके बाद आता है सातवां बंदोबस्त, ट्रेल के द्वारा किया गया आखिरी बंदोबस्त। यह हुआ 1833 में, विलियम ट्रेल ने इसे करवाया था। जो 1833 का सातवां बंदोबस्त था, इसको लेकर पेपर में सवाल बना था कि क्या यह 5 साल के लिए था? नहीं, यह वाला बंदोबस्त केवल 1 साल के लिए था। सातवां बंदोबस्त हुआ। इसके बाद अगला जो भूमि बंदोबस्त होना था वो 1834 में होना था, लेकिन जनता को साथ में यह भी बताया गया कि बंदोबस्त अब 20 साल के लिए होगा, यानी इसके बाद बंदोबस्त अगले 20 साल के बाद होगा, जिसका जनता ने विरोध किया और 1834 में बंदोबस्त का काम नहीं हो पाया। बेसिकली अंग्रेज चाहते थे कि बंदोबस्त जो है 20-20 साल के अंतराल में किया जाए, तो उन्होंने ये बात जनता को बतानी शुरू करी कि अब जो 1834 में होगा इसके बाद सीधा 20 साल के बाद होगा। वहीं से विरोध शुरू हुआ, विलियम ट्रेल उसको फिर नहीं कर पाया। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछा गया था, विलियम ट्रेल ने उत्तराखंड में कितने भूमि बंदोबस्त की? विलियम ट्रेल ने उत्तराखंड में 7 भूमि बंदोबस्त यहां पर की। पहला भूमि बंदोबस्त जो हुआ था वो कुमाऊं में उसके गार्डनर के नेतृत्व में हुआ। गढ़वाल में उसे किसके नेतृत्व में किया गया था? 1816 के आसपास हुआ था, वो हुआ था ट्रेल के नेतृत्व में। ठीक है, उसमें वो सहायक कमिश्नर के रूप में था। इसके बाद दूसरा जो हुआ, दूसरा भूमि बंदोबस्त वो 1817 में हुआ, विलियम ट्रेल ने उसे करवाया था। जो तीसरा भूमि बंदोबस्त हुआ वो 1818 में हुआ, 3 साल वाला पहला। इसके बाद चौथा भूमि बंदोबस्त 1820 में, इसको भी ट्रेल ने करवाया। फिर 1823 में, फिर 1828 में और फिर 1833 में। टोटल 7 भूमि बंदोबस्तों में शामिल रहा था विलियम ट्रेल। ठीक है, इसके बाद होता है 8वां भूमि बंदोबस्त। 8वां बंदोबस्त 1840 से 1844 के दौरान किया गया था। इसे बेटन के द्वारा करवाया गया था। उस समय जो कुमाऊं का कमिश्नर था वो टॉम लूशिंगटन था, और जो डेप्यूटी कमिश्नर था यानी सहायक कमिश्नर था उसका वो बेटन था। बेटन आगे चल के कुमाऊं का कमिश्नर भी बनता है, लेकिन कमिश्नर बनने से पहले उसने 8वां बंदोबस्त करवाया। यह जो बंदोबस्त था ये 20 साल वाला बंदोबस्त था। तो पहला 20 साला बंदोबस्त किसने करवाया? वो करवाया था जॉन हैलेट बेटन, इसका पूरा नाम था। देखिए 80 साला बंदोबस्त जो है उसके नाम को लेकर आपसे एक सवाल बन सकता है कि उसका नाम 80 साला क्यों है? कि वो 80 साल के लिए था, वो 80 साल के बाद हुआ था, या उस समय विक्रम संवत 80 साल चल रहा था, 1880 चल रहा था, इसलिए। तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो 20 साला, इसका नाम है 20 साला बंदोबस्त। तो ऐसा नहीं है कि उस समय विक्रम संवत 1920 चल रहा था, उस समय ये 20 साल के लिए था तो नाम पड़ गया 20 साला बंदोबस्त। ठीक है, जो 80 साला है उसका नाम क्या है, क्यों पड़ा है, वो हमने ऊपर उसका कारण देखा, उसको लेकर सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है,
ये जो 8वां बंदोबस्त था ये गढ़वाल में 1840 के आसपास हुआ और कुमाऊं में 1844 के आसपास ये हुआ था। ठीक है, कुछ जगहों पे दिया है कि 1840 से 42 के दौरान ये हुआ था और 44 में इसे दोनों जगहों पे लागू कर दिया गया। ठीक है, इसी बंदोबस्त के तहत हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया गया। ये सबसे बड़ी विशेषता थी 8वें भूमि बंदोबस्त की। किस भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत हर गांव को अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया गया? वो बेटन का बंदोबस्त था 1840 से 44 के दौरान जो हुआ। ठीक है, इसमें हर गांव को अपना पूरा रिकॉर्ड, जिसमें हिस्सेदार का पूर्ण विवरण यानी गांव में जिस जिसकी जमीन है उनकी पूरी जानकारी, उनके अधिकारों का विवरण, उनका पूरा इतिहास, भूमि का पूरा इतिहास, लगान नियत करने का पूरा इतिहास, सीमा निर्धारण, सब कुछ लिखा होता था। तो हर गांव को अपने रिकॉर्ड अपने पास रखने का अधिकार किसने दिया? इसी 8वें बंदोबस्त ने। इसके अलावा विलियम जो ये बेटन था, इसने अप्रशिक्षित पटवारियों के स्थान पर जो ट्रेंड पटवारी थे उनकी नियुक्ति को शुरू करवाया। ठीक है, हालांकि ये इसने अपने कमिश्नर जब ये बना उस काल में किया, लेकिन इसको भी इसी के साथ जोड़कर देखा जाता है कि भूमि बंदोबस्त में और या जो इसने भूमि बंदोबस्त लागू किया था 44 में वो और अच्छा हो सके, इसीलिए इसने जो अनट्रेंड पटवारी थे उनकी जगहों पर ट्रेंड पटवारी इसने नियुक्त करवाए। बेटन ने हर गांव की लगान धनराशि को उस गांव के निवासियों की संख्या, उनकी आय के स्रोत, जोती गई भूमि और उनकी सामान्य संपत्ति को मद्देनजर रखकर नियत किया था। यानी इसने एक प्रॉपर तरीका इसने अपनाया था कि किस गांव में कितने लोग हैं, उनके इनकम के सोर्सेस क्या हैं, कितनी भूमि पर वो खेती करते हैं, उनकी जो नॉर्मल संपत्ति है वो क्या है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इसने लगान निर्धारण किया था। यह था 8वां बंदोबस्त, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हर गांव को अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया गया। इसके बाद होता है 9वां भूमि बंदोबस्त। 9वां भूमि बंदोबस्त विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। यह बंदोबस्त 1863 से 1873 के मध्य में हुआ था। यह बंदोबस्त हेनरी रैमजे के काल में हुआ। करवाया किसने? जी.ई. विकेट, या इसे बैकेट भी लिखा जाता है। डिप्टी कमिश्नर यह था हेनरी रैमजे का। इसी के द्वारा 9वां बंदोबस्त करवाया गया। जैसे इसका नाम था बैकेट या विकेट, इसीलिए इस बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, यह पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया भूमि बंदोबस्त था। अभी तक जितने बंदोबस्त किए जा रहे थे ब्रिटिश काल में, भले ही वो नाप रहे हो भूमि को, सीमा निर्धारित कर रहे हो, लेकिन जमीन से कितना अनाज होगा, कितनी फसल वहां पर होगी, वो अनुमान के आधार पे हो रहा था। पहली बार साइंटिफिक तरीके से भूमि बंदोबस्त का जो काम किया वो विकेट ने किया था। ये 9वां बंदोबस्त। क्वेश्चन आया था पेपर में कि पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से किया गया भूमि बंदोबस्त कौन सा था? 9वां बंदोबस्त, जिसे विकेट ने करवाया रैमजे के काल में। ठीक है, ये 1863 में शुरू हुआ, 1873 तक चला पूरा बंदोबस्त। ये ब्रिटिश काल का पहला 30 साला बंदोबस्त था। 20 साला बंदोबस्त बेटन ने करवाया, 30 साला बंदोबस्त विकेट ने करवाया। ठीक है, बेकेट या विकेट ने खसरा माप के द्वारा सारे गांव की जोतों की माप करवाई थी। खसरा सर्वेक्षण किसने करवाया या किस भूमि बंदोबस्त की विशेषता खसरा सर्वेक्षण थी? तो आप कहेंगे विकेट की। ठीक है, बेसिकली इसने कृषि भूमि को 20 गज की डोरी से नापा और हर गांव के नक्शे, खसरे, पर्चे सब इसने यानी लिखित में उनका विवरण उपलब्ध करवाया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा खसरा माप के द्वारा भूमि की माप किसने करवाई? बेकेट ने करवाई थी। ठीक है, इसके अलावा विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में विभक्त किया गया। इसमें पहला था तलाव भूमि, नदी घाटों की भूमि जहां पे सिंचाई की व्यवस्था हो। दूसरी थी उपरांव भूमि, जिसे 2 भागों में बांटा गया था, उपरांव अव्वल और उपरांव द्वितीय। पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर भूमि और द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि। जो अव्वल थी ये थोड़ी ज्यादा अच्छी मानी गई द्वितीय की तुलना में। जो तलाव है वो तो सबसे अच्छी है, वहां पे सिंचाई की सुविधा है। जो दूसरी है वो है उपरांव अव्वल, पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों की भूमि। जैसे नदी यहां से बह रही है, भूमि यहां पर ऊपर है, अब नदी का जल यहां से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो इसको कहा गया उपरांव भूमि। लेकिन ऐसी भूमि जहां पर कुछ करके
सिंचाई पहुंचाई जा सके, या जो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है उनको उपरांव अव्वल कहा गया, और जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है उनको उपरांव दोवम कहा गया। इसके बाद आती है इजरान भूमि, निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि, और फिर आती है कंटील भूमि, या जिसे खील भूमि कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी भूमि जो बंजर है, 8 से 10 साल छोड़ने के बाद एक बार उनमें जुताई होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, जंगलों से लगी हुई भूमि ये होती थी। तो ये 5 भागों में भूमि को बांटा गया था, किसमें? विकेट बंदोबस्त में, जो 9वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, इसके बाद हुआ 10वां भूमि बंदोबस्त। 10वां भूमि बंदोबस्त 1890 से 1896 के मध्य में इसे माना जाता है। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दिया गया है। कुछ जगहों पर है कि 1887 में भूमि बंदोबस्त हुआ, कुछ जगहों पर है 1893 में भूमि बंदोबस्त किया गया। आपने ध्यान रखना है 1890 से 1896 के मध्य, यानी 10वें भूमि बंदोबस्त की शुरुआत 1890 के आसपास शुरू होती है, 1896 में जाकर यह कंप्लीट होता है या इसे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यह अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा करवाए गए थे गढ़वाल में और कुमाऊं में। गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त ई पौ के द्वारा करवाया गया। एक अंग्रेज था जिसका नाम था पौ। ठीक है, तो पौ नामक अधिकारी जो था इसने करवाया गढ़वाल में। कुमाऊं में गूंज नामक अधिकारी के द्वारा करवाया गया। तो 10वां बंदोबस्त दोनों जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों ने करवाया। कुमाऊं में गूंज ने, गढ़वाल में पौ ने। ठीक है, इसके बाद हुआ 11वां बंदोबस्त। यह ब्रिटिश काल का आखिरी भूमि बंदोबस्त था। यह बंदोबस्त 1928 में हुआ था। यह बंदोबस्त इबटसन के नेतृत्व में हुआ था, और यह बंदोबस्त केवल गढ़वाल में हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इबटसन बंदोबस्त के नाम से इसे जाना जाता है। ब्रिटिश काल का यह 11वां भूमि बंदोबस्त था। यह बंदोबस्त केवल गढ़वाल में हुआ था, यानी यह कुमाऊं में नहीं हुआ था। और इसको किसने किया था? इबटसन ने 1928 में। इसको लेकर पेपर में सवाल आपसे बना हुआ था कि इबटसन बंदोबस्त 1930 में हुआ, कथन में दिया गया था। आपने कहा था गलत है, यह 1928 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है 12वां बंदोबस्त। यह उत्तराखंड का स्वतंत्रता के बाद का पहला और आखिरी बंदोबस्त था। यह बंदोबस्त यूपी सरकार ने 1960 से 64 के मध्य में किया था। इसके बाद से यहां पर इस इलाके में बंदोबस्त नहीं हुए हैं, भूमि बंदोबस्त नहीं हुए। तो 12वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ? आज़ादी के बाद हुआ। आज़ादी के बाद का पहला और आखिरी 1960 से 1964 के दौरान यह बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, तो ये थे ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक के उत्तराखंड के 12 भूमि बंदोबस्त। अब बात करते हैं उस समय जो स्वतंत्र रियासत चल रही थी, टिहरी रियासत, वहां पर क्या चल रहा था भूमि को लेकर के। देखिए, टिहरी में कुल 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं। टिहरी रियासत में केवल 5 ही भूमि बंदोबस्त हुए। जैसे उत्तराखंड में 12 हो चुके हैं अभी तक पूरे इलाके में, टिहरी को छोड़कर। टिहरी क्योंकि स्वतंत्र थी उस समय, तो यहां पे आजादी से पहले केवल 5 हुए। टिहरी का पहला बंदोबस्त जो करवाया था वो सुदर्शन शाह ने करवाया था 1823 में। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त किसके काल में हुआ? सुदर्शन शाह 1823 में। ठीक है, टिहरी का दूसरा भूमि बंदोबस्त भवानी शाह के काल में हुआ 1861 में। ये जो भवानी शाह के काल में हुआ था, इसमें मेन जो योगदान था वो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर जो था रैमजे, उसका था। बेसिकली इसके काल में, भवानी शाह के काल में अठूर विद्रोह यहाँ पे होता है। तिहाड़ नामक जो कर था उसके विरोध में किसान आंदोलन होता है, जिसके नेता बद्री सिंह असवाल थे। तो माना जाता है बाद में इसी आंदोलन को खत्म करने के लिए तिहाड़ कर से आज़ाद किया गया अठूर क्षेत्र को। अठूर क्षेत्र में यह जो अठूर पट्टी थी उसे राजस्व से मुक्ति दी गई। रैमजे को यहाँ पर आना पड़ा और उसने टिहरी में 12 आना बीसी भू व्यवस्था को लागू किया। ये इसी का हिस्सा माना जाता है। दूसरा भूमि बंदोबस्त। तीसरा भूमि बंदोबस्त टिहरी रियासत का प्रताप शाह के काल में हुआ। प्रताप शाह ने 1873 में करवाया। इसे जूलिया पैमाइश या नजरअंदाजी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पे दिया है कि प्रताप शाह ने 1873 में भूमि बंदोबस्त करवाया और फिर 1876 में दोबारा से करवाया, और तब उन्होंने जूलिया पैमाइश का इस्तेमाल किया। आपने अलग अलग याद नहीं करना है, एक ही वर्ष को याद करें 1873, और क्वेश्चन बनेगा जूलिया पैमाइश का इस्तेमाल किसने किया? तो आप कहेंगे प्रताप शाह ने। ठीक है, इसके अलावा प्रताप शाह ने राजस्व आसानी से वसूल किया जा सके, इसके लिए उन्होंने पूरी टिहरी को 22 पट्टियों में बांटा था। संख्या पूछी जाती है, टिहरी को कितनी पट्टियों में बांटा गया था? 22। किसने बांटा? प्रताप शाह। ठीक है,
इसके बाद चौथा भूमि बंदोबस्त टिहरी का वो कीर्ति शाह ने किया 1903 में, और पांचवा और अंतिम भूमि बंदोबस्त जो था वो नरेंद्र शाह ने किया 1924 में। तो टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में हुआ, आखिरी बंदोबस्त 1924 में। 100 साल के अंदर यहाँ पे केवल 5 बंदोबस्त हुए, पहला 1823 में, दूसरा 1861 में, तीसरा 1873, चौथा 1903 और पांचवा 1924। ठीक है। जो नरेंद्र शाह का भूमि बंदोबस्त था वो डोरी पैमाइश व्यवस्था से जाना जाता है। तो डोरी पैमाइश का इस्तेमाल किसने किया? नरेंद्र शाह। ज्यूला पैमाइश का किसने किया? ये किया था किसने? प्रताप शाह। ठीक है। तो ये थे टिहरी के भूमि बंदोबस्त। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको यहां पे जान लेते हैं। पहला, अंग्रेजों ने उत्तराखंड में कौन सी व्यवस्था लागू करी थी? देखिए, अंग्रेजों ने राजस्व वसूली की भारत में मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं लागू करी थी। एक थी उनकी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, दूसरा था महलवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा था रैयतवाड़ी। उत्तराखंड में उन्होंने मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? हमने देखा, एक सवाल आपसे पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में कि मध्यकालीन भारत में रैयत क्या होता था? रैयत का मतलब होता था किसान। ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी जो किसानों पर आधारित होती थी, इसमें डायरेक्ट अंग्रेज किसानों से ही लगान वसूली का काम करते थे। जैसे जमींदारी व्यवस्था थी तो वहां पे बीच में जमींदार होता था, किसान जमींदार को देंगे, फिर जमींदारों से कौन लेगी? सरकार, यानी कि अंग्रेज लेंगे। दूसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में जो महल कहा जाता है ये गांव को कहा जाता है, तो पूरे गांव को जिम्मेदारी दी गई थी राजस्व की। तो पूरा गांव राजस्व खुद जमा करता, फिर सरकार को देता। रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि किसान और अंग्रेज डायरेक्ट यहां पे आपस में संपर्क में रहते थे। तो सबसे अच्छी जो व्यवस्था मानी गई, हालांकि तीनों व्यवस्थाएं दमनकारी थी, किसानों के शोषण के लिए थी, लेकिन जो सबसे अच्छी मानी गई वो रैयतवाड़ी मानी गई, क्योंकि इसमें डायरेक्ट संपर्क किसान से था, बीच में जमींदार या गांव नहीं था। डायरेक्ट किसान अपनी हिस्सा जो था लगान का वो सीधा सरकार को देता था। ठीक है। तो उत्तराखंड में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ये जो व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, भूमि बंदोबस्त के अलावा जो ये स्थायी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था, इन सब के बारे में इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में हमने डिटेल से जाना था जब भारत में भूमि सुधारों की बात करी थी। उसमें हमने ये भी जाना था चकबंदी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे की जाती है। टिहरी रियासत और अस्कोट की जिम्मेदारियों को छोड़कर पूरे भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था उस समय चलती थी उत्तराखंड में। ठीक है। 1893 में नाप भूमि के अलावा समस्त भूमि के सरकारी होने से संबंधित आदेश जारी किया गया। देखिए, नाप भूमि यानी जिसका अंग्रेजों ने नाप ले लिया है, जिसको अंग्रेजों ने लिखित कागजों में दर्ज कर दिया है। बाकी वे सारी भूमि जिसका नाप नहीं लिया गया यानी बेनाप भूमि, उन सभी भूमियों को सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया 1893 में। इसके अलावा जो बेकार भूमि थी, जो खेती योग्य उतनी अच्छी नहीं थी या जिसका इस्तेमाल खेती के लिए नहीं होता था, जो बेकार भूमि थी उसको भी सरकारी भूमि घोषित कर दिया और इसे केसर-ए-हिंद भूमि कहा जाता था। क्वेश्चन बन जाएगा, ब्रिटिश काल में केसर-ए-हिंद भूमि किस प्रकार की भूमि थी? तो जो बेकार भूमि थी, ठीक है, वेस्ट लैंड, यानी जिसका इस्तेमाल अभी कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसका उपयोग कुछ भी नहीं हो रहा था, न खेती के लिए न किसी और चीज के लिए। इसके बाद अगला है हमारा जो फैक्ट है कि टिहरी रियासत में राजा की आज्ञा से जो व्यक्ति किसी कृषि भूमि पर कृषि करता था उसे आसामी कहते थे। सीधा सवाल बन जाएगा, टिहरी में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर खेती करने वाले को क्या कहते थे? आसामी कहते थे। जो आसामी होते थे ये 3 प्रकार के होते थे। पहला आसामी को कहा जाता था मौरूसीदार। टिहरी नरेश की आज्ञा से उसकी भूमि को बिना किसी अन्य की अधीनता के कमाता और रकम यानी कि राजस्व देता था। यानी मौरूसीदार जो होते थे ये डायरेक्ट राजा से आज्ञा प्राप्त करके आते थे और डायरेक्ट राजा को ही टैक्स देते थे। ठीक है। दूसरा था खाईकर। ये भी एक प्रकार के आसामी थे, लेकिन ये डायरेक्ट राजा के संपर्क में नहीं होते थे, ये मौरूसीदार के संपर्क में होते थे। ये उस आसामी को कहते जो किसी मौरूसीदार के अधीन उस भूमि को कमाता और बदले में टैक्स देता। यानी राजा ने मान लीजिए एक व्यक्ति को कहा कि आप इस भूमि पर काम करें, खेती करें और फिर टैक्स दें, वो कहलाएगा मौरूसीदार। ठीक है। अब उस मौरूसीदार ने अपने अधीन किसी और को रख लिया कि मैं कहता हूं मेरी जगह तू यहां पे काम कर और काम करके टैक्स मुझे दे, उसको कहा जाएगा खाईकर। और फिर
तीसरी जो कैटेगरी होती थी उसे सिरतान कहते थे। किसी मौरूसीदार या खाईकर के अधीन उसकी भूमि को सिरती या नगद रकम पर किसी पट्टा या कबूलियत अथवा अलिखित स्वीकृति के द्वारा कुछ अवधि के लिए कमाता, यानी उसने कुछ अवधि के लिए भूमि को पट्टे पर ले लिया, उसको कहा जाएगा सिरतान। ठीक है, चाहे उसने नगद दिया हो चाहे सिरती। सिरती भी उस समय क्या होता था, नगद टैक्स होता था। ठीक है, तो अगर राजा ने डायरेक्ट किसी को दी है तो मौरूसीदार, मौरूसीदार ने किसी को दी है तो वो खाईकर, और इन दोनों ने किसी और को पट्टे पर दे दिया, वो कहलाएगा सिरतान। आपको पूछेगा इन तीनों में उच्च श्रेणी का कौन होता था, तो मौरूसीदार, क्योंकि इसका संपर्क डायरेक्ट राजा से होता था। ठीक है, उत्तराखंड की कितनी आबादी गांव में निवास करती है? तो उत्तराखंड में जो गांव में निवास करने वाली आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा था 69.77%। लगभग 70% आबादी उत्तराखंड की ग्रामीण है, शहरी आबादी मात्र यहां की 30% के आसपास है। ठीक है, राज्य में कृषि भूमि मापने के लिए नाली और मुट्ठी पैमाना का इस्तेमाल किया जाता है। नाली और मुट्ठी उत्तराखंड में क्या है, तो भूमि मापने की इकाई। ठीक है, एक नाली बराबर कितना होता है, ये पेपर में आया था, 200 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 50 नाली बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, जिसे 1 हेक्टेयर कहते हैं। 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली के बराबर होता है, और 2.5 नाली मिलकर के 40 मुट्ठी बनाती है, यानी कि 1 बीघा। तो नाली और मुट्ठी क्या है, ये भूमि मापन इकाई है। नाली का हमने यहां पे देखा ये वर्ग मीटर में किसके बराबर है, और फिर मुट्ठी को देखा ये नाली में किसके बराबर है। ये वाला पूछा गया है, एक नाली बराबर कितना होता है, 200 वर्ग मीटर होता है। अगली बार पूछ लेगा 1 बीघा में कितनी नाली होती है, 2.5 नाली यानी 40 मुट्ठी होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्तों को देखा, टिहरी रियासत के भूमि बंदोबस्त को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखा, भूमि प्रणाली की यहाँ पे बात करी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही जैसे मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो हाइप वाला ऑप्शन है, जैसे ही आप कमेंट सेक्शन को स्वाइप करेंगे आपको सामने मिलेगा, वहां पर आप पॉइंट्स ज़रूर वहां पर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।